नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। दिल्ली एनसीआर में गैर कानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद में प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद इस खुलासे के बाद से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई प्राइवेट अस्पतालों की नींद उड़ी हुई है। अब इन बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह पिछले 5 साल से दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में काम कर रहा है और इस गिरोह ने अभी तक 3 दर्जन से भी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में फिलहाल 2 हॉस्पिटलों के नाम भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार के अपोलो और नोएडा एक्सटेंशन के यथार्थ अस्पताल की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार को ही जसोला इलाके में एक फ्लैट में छापा मारा गया था और इस गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में डोनर और रिसीवर की पहचान कर एक डॉक्टर समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बांग्लादेश में करीब 50 लोगों से संपर्क किया था। भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के काला कारोबार जो है लगातार सामने आते रहे और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह काला कारोबार कब बंद होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विदेशी नागरिकों को भारत लाकर गलत तरीके से फर्जी एनओसी तैयार करके किडनी ट्रांसप्लांट कराने का खेल दिल्ली एनसीआर में कई सालों से चल रहा है। कुछ महीने पहले भी ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में और जयपुर में इस तरह के किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट का खुलासा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर में पकड़े गए किडनी रैकेट से जुड़े लोगों के तार जोड़कर उन्होंने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस पता लगा रही है कि क्या इन गिरोह से भी पकड़े गए लोगों के बीच में कोई तालमेल था। इनके तालमेल कहां तक है, क्या ढाका, बांग्लादेश, दिल्ली और देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट का नजरिया क्या है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में अवैध रूप से हो रहे किडनी ट्रांसप्लांट के इस खुलासे के बाद सरगंगा राम अस्पताल के चेयरमैन और देश के जाने माने किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर डीएस राणा भी हैरान है। राणा कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर नियम बड़े सख्त हैं, कड़े कानून है। मैं हैरान हूं कि एक डॉक्टर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मानव अंग प्रत्यारोपण अप्रूवल कमेटी के सदस्यों की सहमति के बिना ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते और इस कमेटी में 3 से 5 मेंबर होते हैं। डॉक्टर और प्रशासन के एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं। डॉक्टर राणा आगे बताते हैं कि ऑथराइज्ड सेंटर और कमेटी यह देखती है कि मरीज को गैर कानूनी तरीके से तो किडनी नहीं दी जा रही है। इसमें किडनी देने वालों के बारे में पता लगाया जाता है और नियम यह भी कहता है कि निकटतम रिश्तेदार ही किडनी दान कर सकता है। इसके अलावा भी मरीज से नजदीकी संबंध रखने वाले पड़ोसी और दोस्त किडनी दे सकते हैं, बशर्ते इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ हो। मेरे अस्पताल में हर साल करीब 250 के आसपास में किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। इसमें तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आता है। गंगाराम अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट से पहले नियम का पालन किया जाता है और इसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। लेकिन इस मामले में दूसरा पहलू यह भी देखना होगा, डॉक्टरों की इसमें कमाई कितनी होती है। भारत सरकार अंगों के प्रत्यारोपण के नियम काफी सख्त कर रखे हैं। इसके बावजूद भी किडनी रैकेट का मामला सामने आते रहते हैं और किडनी रैकेट के सामने आने के बाद अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां किडनी ट्रांसप्लांट में 10 लाख रुपए तक के खर्च आते हैं, वहां मरीजों से 30-30 लाख रुपए लिए जाते हैं। खास बात इसमें यह भी है कि किडनी देने वालों का मजबूरी का फायदा उठाकर किडनी भी ले ली जाती है और उसे महज 3 से 5 लाख रुपए ही दी जाते हैं। यानी कि 25 से 30 लाख रुपए जो है 20 या 25 लाख रुपए इसमें कमाई की जाती है अवैध रूप से। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि डॉक्टर इसके लिए 10 लाख रुपए लेते हैं, अस्पताल भी इसके लिए 10 लाख रुपए लेती है और दलालों में 5 लाख रुपए बढ़ता है। जानकार ये भी बताते हैं कि इस गोरख धंधे से एक डॉक्टर हर साल करोड़ों रुपए कमाता है। बताइए, ये करोड़ों रुपए डॉक्टर की कमाई है, वो भी इस अवैध काले कारोबार से। वहीं अस्पतालों की कमाई का हिसाब उससे बड़े बड़े बिल्डिंग से लगाया जा सकता है। जो अस्पतालों में 5 स्टार जो बिल्डिंग्स है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट से कितना बड़ा रैकेट चलता है, कितनी बड़ी और कितनी मोटी कमाई होती है। जब एक डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट से करोड़ों रुपए कमाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि उसी अस्पताल का जो प्रबंधन है उससे कितने पैसे कमाता होगा। सबसे बड़ा ये रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का ये भांडाफोड़ हुआ है। किडनी गैंग का खेल
और इसका मिश्रण अब फैल हो चुका है। दिल्ली से लेकर ढाका, बांग्लादेश से लेकर भारत तक इस गैंग के तार जुड़े हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। निशांत उत्पल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा डॉक्टर गुरसागर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बंसल हॉस्पिटल से हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के सर्जन हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली टिप्पणी खिलावन चंद्राकर जी आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से ये पूरा भांडाफोड़ हुआ है, पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, डॉक्टर से लेकर अस्पताल और तमाम लोग इस नेक्सस में शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है और कई नामी डॉक्टर भी शामिल है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो गिरोह हैं, उसको उसका भंडाफोड़ करने में मदद मिली उनको और सफलता मिली भी है। और सबसे पहले मनीष जी मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। हर प्रांत में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के कुछ बड़े अस्पतालों के द्वारा, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके द्वारा गोरखधंधा लंबे समय से किया जा रहा है। कोई कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस का, प्रशासन का, हमारे तंत्र का जो है हाथ उस तक पहुँचे, ये संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है और पहले भी इस तरह की घटनाएँ होती थी, प्रकाश में आती थी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी, इसलिए इस तरह के गोरखधंधे पनपते थे। देखिए, सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में मजबूत होना पड़ेगा और अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जब रेयर किडनी की ज़रूरत होती है, तो डोनर को ढूँढा जाता है, उनसे सौदेबाजी की जाती है। कई बड़े चिकित्सालय में तो 30 से 32-33 लाख तक भी एक-एक किडनी ट्रांसप्लांट में लिया जाता है और आजकल देखिए किडनी जैसी बीमारी जो है बड़े वर्ग जो है, जो धनाढ्य वर्ग है, वो उस पर नियंत्रण करने के लिए या उसपे से निजात पाने के लिए बड़े से बड़ी राशि खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मध्यम वर्ग के या गरीब वर्ग के लोगों को होती है। गरीब वर्ग के लोग तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं रहती उनके पास और चूँकि उनका आर्थिक पहुँच इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हाँ, बिल्कुल। मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के प्रति अवेयरनेस है उसमें हम्म। और वो चाहते हैं कि कम से कम कीमत में, कम से कम खर्च में किसी या तो डोनर मिल जाए या तो अस्पतालों के द्वारा व्यवस्था कर दी जाए इस तरह के डोनर की, तो किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा वो प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से नेक्सस चला जा रहा है, जिस तरह से षड्यंत्र करके जो है एक पूरा गिरोह चलाया जा रहा है था दिल्ली में। तो इसका भांडाफोड़ होने से कम से कम और ऐसे जो इस गोरख धंधे में अस्पताल लगे हुए हैं, बिल्कुल। उन पर अंकुश लगाने में मदद बिल्कुल ठीक है। मिलेगी, दिल्ली उन्हें उन्हें और सीख दिल्ली मिलेगी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो भी ये तफ्तीश कर रही है कि क्या देश के अन्य राज्यों में, अन्य हॉस्पिटलों में भी क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय है। ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ है। निशांत उत्पल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। निशांत जी, जिस प्रकार से ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, साल 2019 से लेकर की ये रैकेट चल रहा था, ये गिरोह चल रहा था। दलाली में भी इसमें कई तार जुड़े सामने आए हैं। दिल्ली में भी कुछ दलाल के तार है। इसके अलावा ढाका में भी कुछ दलाल हैं जो लोगों को इसमें माया जाल में फंसाते थे, उनको पैसे का लालच देते थे और उनको पैसे का लालच देकर के उनको दिल्ली लाया जाता था। उनकी किडनियां ली जाती थी और उनको 5 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। हालांकि ये राशि बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार से 30 से 35 लाख रुपए का भांडाफोड़ हुआ है, ये एक बड़ी राशि है। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे, क्योंकि 5 साल से ये खेल चल रहा है, 2024 अभी है, 2019 से ये खेल चल रहा है। देखिए, मैं इस घटना को सुन के जो है काफ़ी मर्माहित महसूस कर रहा हूँ और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखदायक जो घटना है, जिसमें कहीं न कहीं जो है समाज का जो सबसे गरीब और कमज़ोर जो तबका है, उसको ब्रेन वॉश करके एक दलालों का जो एक रैकेट है, जो जिसका भी भंडाफोड़ हुआ है, वो उनका कहीं न कहीं जो है एक तरीके से स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें जो गरीब जो तबका है, जो अक्सर जो है किडनी डोनर होता है, उनको बदले में क्या मिलता है? 2-3 लाख रुपए मिलते हैं और उसकी जो पूरी जो कमाई है,
वो डॉक्टर और जो बीच के दलाल और जो हॉस्पिटल ये पूरा जो है करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अभी जो घटना का जो पर्दाफाश हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मुझे लगता है जो मेरी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि इस घटना ये और भी इसके जो तार हैं और भी हॉस्पिटल में होंगे। अगर हम इस घटना को देखकर अगर मान लिया जाए पुलिसिया जो कार्रवाई जो हो रही है वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी तो फिर से जो है वो रैकेट जो है पनपेगा। तो ये जो अभी जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और एक और भी बात ये है कि एक पूरी जो कमेटी होती है ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है एक कमेटी भी होती है जिसमें डॉक्टरों की भी टीम होती है, उसमें जो एसडीएम स्तर के जो है पदाधिकारी भी होते हैं। तो आखिर कैसे जो है मतलब डोनर और जो रिसीवर है उनके बीच में जो है सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है सिर्फ जो है डॉक्टर की तो लापरवाही या उनकी जो है एक जो उनकी जो एक उनका जो स्वार्थ या उनका जो एक जो अमानवीय जो कुकृत्य तो प्रदर्शित होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक स्तर पर भी जो लूपहोल्स है और उसी लूपहोल्स की वजह से जो है इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि उसमें किडनी ट्रांसप्लांट में आपको जो एनओसी लेना पड़ता है और वो एनओसी जो है कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है फर्जीवाड़ा होता है। तो उस फर्जीवाड़ा में कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ जो है स्थानीय स्तर की जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर है, उनकी संलिप्तता होती है। तो हमें जो है उस एंगल से भी जो है इस चीज को जो है देखना होगा, क्योंकि इस तरह की जो है घटनाएं जो है लगातार घट रही है। कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में हर साल भर में 6 महीने में इस तरह की चीजें आती है और उसका जो है हम जो है कीमोथेरेपी से जो है इसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हमें जो है अटैक करना होगा, हमें जो है इस बीमारी को जो है समूल अगर नष्ट करना है तो हमें जो है सारे जो है एंगल से जो है इसका जो है अन्वेषण और विश्लेषण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, तभी जो है ये बात बनेगी, वरना ये चीजें फिर जो है आप कभी जो है मतलब साल 6 महीने के बाद जो है फिर जो है ये चीजें आएगी। और सबसे पहले और मुझे जो सबसे बड़ा दुख ये है कि डॉक्टर जो एक बहुत ही अच्छा जो है रॉयल एक बहुत ही समझिए कि उनको जो भगवान का दर्जा दिया गया है समाज में, वो इस तरीके के कुकृत्य में जो है अगर उनकी सहभागिता है महज कुछ मतलब लालच की वजह से कि भाई उनकी जो है अधिकाधिक कमाई हो जाएगी और वो जो है एक तरीके से जो उनके मन में जो लालच है और उस लालच को जो है फिर वो तमाम तरह के जो है किडनी रैकेट के दलालों के माध्यम से जो सौदागरी में जो उनकी जो सहभागिता होती है वो बड़ा निंदनीय है। मतलब ये मान के चलिए कि मानवता पे एक बहुत बड़ा शर्मसार वाली घटना है। ठीक है निशांत जी, डॉक्टर गुरसागर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे हम तमाम चीजें जानेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशंस कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। डॉक्टर गुरसागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिछली बार भी हमने इस मुद्दे पर एक डिबेट की थी, उसमें भी मैंने आपको आमंत्रित किया था, तब हमने इसमें किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के हमने चर्चा की थी, लेकिन दोबारा आपसे फिर मैं यही जानना चाहता हूं, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार से किडनी ट्रांसप्लांट का ये मामला सामने आया है, इसके तार न सिर्फ भारत के कई राज्यों में जुड़े हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कौन किडनी दे सकता है, कौन किडनी ले सकता है। सर जी नमस्कार। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस तरह के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इसके लिए लॉ बना हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ जो है 1994 से एक्शन में है। जब उस टाइम 1990s में किडनी के कुछ मामले हुए थे, भारत के कुछ इंटरनल केस थे रादर देन अभी तो बांग्लादेश के केस हैं, तो उस तरफ उसी टाइम से ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस हैं, जिसके आधार पे एक सिर्फ जो कोई मरीज है उसके रिश्तेदार ही अपना अंगदान कर सकते हैं अगर वो अपने जीते जी अंगदान करना चाहते हैं। दो तरीके से अंगदान होता है, एक होता है ब्रेन डेड व्यक्ति से या कैडेवर से, जिसमें कोई अनजान व्यक्ति जिसकी ब्रेन डेथ हो जाती है वो अंगदान करता है। वो अपने आप में एक सेपरेट मुद्दा है, उसमें कोई भी अनजान व्यक्ति अपने अंग डोनेट कर सकता है अपनी मौत के बाद। लेकिन अगर जीते जी कोई अंगदान कर रहा है, मतलब लिविंग डोनर, उसमें लिविंग डोनर अपना लिवर का एक हिस्सा और एक किडनी डोनेट कर सकता है। अब
किडनी डोनेशन इतना आसान हो गया है कि इसको लेके बहुत ही किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर भी बढ़ा है पिछले 20 सालों में। लेकिन जो रूल्स कहते हैं कि डोनेशन कौन कर सकता है, वो 3 तरह के डोनर हो सकते हैं। पहले होते हैं स्पाउस, मतलब हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को डोनेट कर रही है। उसमें क्लियर रूल्स हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए प्रॉपर पेपर वर्क चाहिए होता है, आपके मैरिज पेपर्स, पुराने रिकॉर्ड सब लगते हैं। सेकंड होते हैं डोनर्स नियर रिलेटिव, मतलब करीबी रिश्तेदार। करीबी रिश्तेदारों में क्लियर जो है गाइडलाइंस हैं कि आपके पेशेंट के बहन भाई, पेशेंट के माता पिता, उनके बच्चे, या उनके दादा दादी, नाना नानी, या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, ये लोग डोनेट कर सकते हैं अपनी एक किडनी या लिवर का एक हिस्सा। और इसमें उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसमें क्लियर गाइडलाइंस हैं। तीसरे तरह के डोनर आते हैं जो होते हैं अदर देन नियर रिलेटिव। ये होते रिश्तेदार ही हैं, लेकिन दूर के रिश्तेदार, मतलब पास के रिश्तेदार नहीं, दूर के रिश्तेदार, जिसमें ऑन पेपर उस डोनर से रिश्ता प्रूव हो सके। तो इसमें भी ये क्लियर है कि ये होना डोनर फैमिली से चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति या कोई फैमिली फ्रेंड, कोई दोस्त मित्र नहीं डोनेट कर सकता। तो इन 3 के अलावा चौथा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ में है। तो इन जो ये रैकेट अभी सामने आया है, ये इसी रूल्स का कुछ तोड़ मरोड़ करके उनके या तो फेक डॉक्यूमेंट बना के पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि इंडियन डॉक्यूमेंट्स हों, इंडियन पेशेंट्स हों, फिर तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, सब चीज़ें, आधार कार्ड है, समग्र आईडी होता है मध्य प्रदेश में, और बहुत सारी राशन कार्ड हैं, उन सब पे लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। उस रिकॉर्ड्स के बेस पे रिश्ता प्रूव हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये इस रैकेट में मोस्टली आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं जो बांग्लादेशी हैं, इनमें हो सकता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हों और उनसे कुछ छेड़छाड़ की गई हो, उसमें फॉल्स रिश्तेदारी पर प्रूव की गई हो, जिसके बेस पे इन्होंने ये इस रूल को अपने तरीके से ढाला है। और दूसरी चीज़ मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इसमें सिर्फ हॉस्पिटल का रोल नहीं है। डेफिनेटली हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इस सब चीज़ को जानते होंगे, बट इसमें मेन प्रॉब्लम उनकी है जो लोग ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के अगर वहाँ से किसी को बुलाया जा रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज होना ये उनकी प्राइमरी कंट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो कोई कहीं ना कहीं एम्बेसी वाले या जो भी वीज़ा इनको प्रदान कर रहे हैं, मेडिकल वीज़ा जो है जो उनको मिल रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए, इंडिया आने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये फॉल्स डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, तभी उनको वीज़ा मिल रहा है। अदरवाइज वो इंडिया आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास क्लियर पेपर्स हैं जो ऑलरेडी फर्जी पेपर हैं, अगर ऐसे कोई पेपर वो लेके आ रहे हैं तभी उनको वीज़ा मिल रहा है। तो इसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे इसमें प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनकी प्राइमरी कंट्री के, हमारे कंट्री के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति लिविंग डोनर होता है, उनका अंगदान से पहले एक फॉर्मल कमेटी क्लियरेंस होता है, जिस कमेटी में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पेशेंट से, डोनर से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। वो क्लियरेंसेस होने के बाद ही कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है। लेकिन तो अगर डॉक्यूमेंट हैं, और तभी तो हमारे गवर्नमेंट वैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करके अलाउ कर रही है, क्योंकि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिना डॉक्यूमेंट्स के बेस पे तो किसी हॉस्पिटल को अलाउ नहीं करेगी। बट ये मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये बीच में दलाल है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही सफाई से फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड चेक करने का होता नहीं है, क्योंकि इंडियन डॉक्यूमेंट्स तो आप आधार, एवरीथिंग इज लिंक्ड ऑनलाइन, आप किसी ना किसी तरीके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स के पास उनके अपनी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शायद हमारी कंट्री वाले इतना बेटर वेरीफाई नहीं कर सकते, उसमें मेन रोल होता है उनकी कंट्री की एम्बेसी का। अगर उनकी कंट्री की एम्बेसी उसका
वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा क्लियरेंस दे रही है, तो आई थिंक तो फिर उनकी प्रॉब्लम वहाँ भी है, जो जो उनकी कंट्री की एम्बेसी उनको क्लियर कर रही है उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, बिकॉज वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरेंस देना। तभी डॉक्यूमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास तक पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े स्तर पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, इसमें एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा जिसका उत्तर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए एक अप्रूवल कमेटी बनती है जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो क्या सभी मेंबर्स की सहमति होनी ज़रूरी है या कुछ 2/3 का आंकड़ा चलता है सर इसमें? नहीं, इसमें क्लियर रूल्स हैं कि आपको जो जो चीज़ें वेरीफाई करनी है, सभी मेंबर्स उस एक ही लेवल पे, अगर कहीं पे किसी मेंबर को लगता है कि इसमें कोई डाउट है, पेपर में कुछ फर्जी लग रहा है या उसमें कोई रिलेशनशिप प्रूव नहीं हो रहा है, तो वो इस मुद्दे को क्लियरली मना कर सकते हैं। और इस क्लियरेंस को अगर एक भी व्यक्ति उसमें उसको डाउट है, तो वो कमेटी उनको या तो डॉक्यूमेंट री-वेरीफाई कराने के लिए बोलती है या कोई अन्य प्रूफ उनसे मांगती है कि आप नेक्स्ट मीटिंग करिए जिसमें आप बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ वोटिंग होती है। अगर कोई भी, इस कमेटी का काम ही ये होता है कि आपको शक की निगाह से देखना हर डॉक्यूमेंट के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने कह दिया कि हम ठीक हैं, 3 लोग नहीं मान रहे। सभी लोगों की सहमति जरूरी होती है इसमें। सभी कमेटी के मेंबर्स के सिग्नेचर्स के बाद ही एनओसी मिलता है। बिल्कुल ठीक है। और सन 2019 से लेकर के 2024 तक दर्जनों इन्होंने अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसमें इस कमेटी की भी भूमिका है? देखिए, मैं वही चीज क्लियर कर रहा था कि अगर कमेटी के पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आ रहा है, हाँ, अगर कमेटी के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मरीज के केस में एम्बेसी का सारा रोल होता है। प्रॉपर इंडियन गाइडलाइंस हैं कि अगर इंटरनेशनल पेशेंट यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट पहले एम्बेसी वेरीफाई करे। तो जो भी कंट्रीज के पेशेंट हैं उनकी एम्बेसीज को ये एक एनओसी देना पड़ता है, वहाँ से एक प्रॉपर फॉर्म निकलता है जो पूरा रिलेशनशिप प्रूफ वहाँ से साइन होके आता है। तो इसमें अगर हमारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी के पास वो प्रूफ प्रॉपर आ रहे हैं, तो आई थिंक हमारी कमेटी को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर वहाँ से। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो मतलब इतनी सफाई से अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर रहे हैं कि एम्बेसी को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, या एम्बेसी को भी पता है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्लियरेंस कमेटी होती है उसके लेवल पे ये गलती होना बहुत ही कम चांस है जिसके। बिल्कुल। बट हाँ, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी इन डॉक्यूमेंट्स को अनदेखा कर रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद ये सब चीज़ सामने आना बहुत आश्चर्यजनक है। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूँकि अब वक्त हो चला है, इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। दिल्ली एनसीआर में गैर कानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खुलासे के बाद में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई प्राइवेट अस्पतालों की नींद उड़ गई है। अब इन बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन सवाल कई सारे छूट जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या अंग प्रत्यारोपण के लिए बनाई गई अप्रूवल कमेटी, क्या उसकी भी कोई इसमें भूमिका है? सवाल ये भी है कि क्या इसमें जो बांग्लादेश की एम्बेसी है उसमें भी क्या किसी की भूमिका है? सवाल ये भी है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए, क्या उनकी भी बड़ी भूमिका है? साल 2019 से लेकर के ये पूरा रैकेट चल रहा था, 5 साल ये किसके शह पर रैकेट चला है, ये भी बड़े सवाल है। फिलहाल कई सारे सवाल यहाँ पर छोड़ के जाते हैं जिसका उत्तर जानना बेहद मुश्किल हो रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।